आपके अपने इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। अपने कक्षा 10 के गणित विषय की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज थी वो शुरू की थी। अब अपने अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की चर्चा करेंगे। इससे पहले अपने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो अपना चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये सत्र 2022-23 के अनुसार 6 नंबर का है, जिसके अंदर से प्रश्नों की जो संख्या है वो 3 होगी। दो प्रश्न है वो एक एक नंबर के आएंगे और एक प्रश्न आएगा बड़ा 4 नंबर का, जो हर वर्ष ग्राफ के रूप में है वो पूछता है। वैसे देखा जाए तो ये चैप्टर काफी बड़ा है। इसके अंदर विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, वज्र गुणन विधि है, ग्राफीय विधि है और कुछ नाव वगैरह चाल दूरी वाले भी क्वेश्चन हैं। तो अपने को ज़्यादा उनके ऊपर टाइम वेस्ट है वो नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या है। और जब अपने ये देखते हैं तो ये स्मार्ट स्टडी होती है और यहाँ से 100% जो क्वेश्चन है वो पुटअप हो जाते हैं। जो अपने क्वेश्चनों की सीरीज कर रहे हैं इनसे बाहर है वो क्वेश्चन, बाहर जाने के कोई चांसेस है वो नहीं है। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर समझें तो क्या है, दो क्वेश्चन एक एक नंबर के, मतलब दो शॉर्ट क्वेश्चन है वो पूछेंगे। तो अपने तीन चार टाइप के जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, उनकी बात करेंगे। और एक प्रश्न है वो अपने को 4 नंबर का पूछेगा और वो 100% अपने को पता है ग्राफ है वो पूछता है। तो जैसे वज्र गुणन विधि है तो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है वो नहीं है। तो शॉर्ट एंड स्वीट अपने इस चैप्टर को है वो कंप्लीट करेंगे। तो जितना बताया जा रहा है उतना अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपके इस चैप्टर में से 100% मार्क्स है वो आप एग्जाम के अंदर लेके आ सकते हो। तो प्रश्न संख्या 1 है अपना, यदि समीकरण y-3/7 माइनस x/2 इक्वल टू 1 में y का मान 10 हो तो x का मान होगा। अपने को इस समीकरण में y का मान 10 दे रखा है और अपने को x का मान है वो पूछा है। तो अपने इसको सोल्व करेंगे तो जहां पर y है वहां पर अपने को 10 है वो पुट करना है। नीचे 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। तो 12 क्वेश्चन है वो अपने न्यू टाइप के है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। y का मान अपने को 10 पुट करना है। तो अपने पास में जो इसका आंसर सोल्व करेंगे तो y-3 अपॉन में 7 फिर माइनस x/2 इक्वल टू 1। तो y की जगह अपने 10 पुट करते हैं तो 10-3 अपॉन में 7 माइनस x/2 और इक्वल में 1। अब इसको और आगे सोल्व करते हैं तो 10-3 तो कितना होता है 7, तो 7/7 माइनस का x/2 और इक्वल में हो जाएगा अपने पास में 1। तो 7/7 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो 1 माइनस x/2 और इक्वल में हो जाएगा 1। इसे अगर आगे अपने सोल्व करें तो अपने पास में आएगा ये जो 1 है प्लस का वो दूसरी साइड में जाके किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का। तो ये आ जाएगा अपने पास में 1-1। तो ये अपने पास में बचेगा माइनस का x/2 इक्वल में 1-1 0। अब अपने को यहाँ से x की वैल्यू है वो लेनी है। तो कई बार -2 को देख के सी ऑप्शन है वो टिक कर देते हैं, तो ऐसा अपने को नहीं करना है। ये 2 दूसरी साइड में जाके 0 से मल्टीपल होगा, तो 2 का जब 0 से मल्टीपल करेंगे तो वो भी 0 बन जाएगा। तो माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। तो फिर x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो ये अपना है वो आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस नंबर 1 वो अपना सही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अपने बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10 व 2x माइनस वाई बराबर 8 का हल बताइए। अब देखो, हल करने के अपने पास में 3 तरीके और एक ग्राफिए को मिलाएं तो 4 तरीके हैं। तो अपने को इसमें किसी भी तरीके का प्रॉपर है वो नाम नहीं दे रखा। तो अपने जो अपने को ज़्यादा पसंद है वही तरीका अपने लगाकर और इस क्वेश्चन को है वो सोल्व कर सकते हैं। तो अपने एग्जाम को इम्पोर्टेंस देते हुए इसमें दो तरीकों पर चर्चा करेंगे। एक तो अपने प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे और एक अपनी विलोपन विधि है उसका प्रयोग करेंगे। तो अपने सबसे पहले इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से सोल्व है वो करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए अपने को सबसे पहले
दो इक्वेशनें दे रखी है प्रतिस्थापन विधि। तो पहली समीकरण अपने पास में है x प्लस वाई बराबर में 10, ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरी समीकरण है 2x माइनस वाई और बराबर में 8, ये समीकरण नंबर अपनी 2 है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? स्थान बदलना, यानी एक समीकरण से अपने कोई मान पुट करे लेंगे और दूसरे समीकरण में उसको है वो रख देंगे, तो वहां से अपने को एक चर का है वो मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अपने मान लो इस समीकरण की बात करें, पहले समीकरण की, तो अपने लिखते हैं समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो समीकरण 1 में x का अगर मान ज्ञात करें तो वो हो जाएगा 10 माइनस वाई। तो देखो ये जो y है वो दूसरी साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 10 माइनस वाई। अब ये जो मान है उसको अपने समीकरण 2 में पुट कर देते हैं। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में जब x का मान रखेंगे तो 2, फिर x की जगह ब्रैकेट में रख देते हैं अपने 10 माइनस वाई, और अपने पास में बाहर है माइनस का y, और बराबर में आ जाएगा अपने पास में 8। अब 2 का मल्टीपल इन दोनों से करवाएंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2y और माइनस का y, और बराबर में हो जाएगा अपने पास में 8। ये प्लस का 20 दूसरी साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, और ये देखो माइनस का 2y और माइनस का 1y, तो ये हो जाएंगे माइनस के 3y, बराबर में 8 और माइनस के क्या हो जाएंगे 20, तो माइनस का 3y और बराबर में माइनस का 12। देखो 8 में से 20 घटाने हैं तो अपने पास में माइनस का 12 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 12 अपॉन में 3, ये जो 3 गुणा में है वो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से y का जो मान है वो कितना आ जाएगा अपने पास में 4। अब ये जो y का मान आया है इसको आप या तो समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे या समीकरण नंबर 2 में, तो अपने समीकरण नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई की जगह अपने को 4 रखना है और इक्वल में अपने पास में दे रखा है 10, तो x बराबर 10 माइनस 4, तो x का मान है वो अपने पास में आ जाएगा 6। तो देखो y का मान है वो 4 आया है और x का मान अपने पास में 6 है। तो ये था अपना प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों का हल करना। अब एक साइड में अपने विलोपन विधि और सोल्व कर लेते हैं ताकि अपने दोनों तरीके हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो विलोपन विधि की और बात कर लेते हैं साथ में, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि के अंदर अपने सबसे पहले जो समीकरण है x प्लस वाई बराबर में 10, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई और बराबर में 8। अब यहाँ से विलोपन का मतलब क्या होता है? या तो आप x को विलोपित करो या अपने y को है वो विलोपित करते हैं। तो अगर x को विलोपित करेंगे तो यहाँ सबसे पहले इनके जो गुणांक है उनको बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x के साथ में 2 है तो यहाँ पर भी अपने को 2 लाना पड़ेगा, तब ये 2x बनेगा, तब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट है वो हो जाएंगे। y का देखें तो ये प्लस का y है और ये माइनस का y है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो अपने y वाले को विलोपित कर देते हैं। तो इन दोनों को कैंसिल आउट किया, प्लस का y और माइनस का y कैंसिल आउट हो गया, निशान भी बदलने की जरूरत नहीं है। और ये प्लस का x और ये 2x ये मिलके हो जाएंगे 3x, बराबर में अपने पास में ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये अपने पास में आ जाएगा 18। तो 3x का मान 18 होगा, तो x का मान हो जाएगा 18 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा x का मान अपने पास में 6। तो x का मान अब क्या करेंगे, अपने समीकरण नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 10, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 10, तो x का मान अपने 6 पुट करेंगे, प्लस में y और बराबर में 10, तो यहाँ से y का मान अपने पास में आ जाएगा 10 माइनस 6, तो y का मान होगा अपने पास में 4। अब देख लो दोनों ही तरीकों से अपने पास में x का मान 6 और y का मान है वो 4 है आ रहा है, तो अपना क्वेश्चन है वो बिल्कुल राइट है। तो एग्जाम में अगर आपको प्रॉपर बोले कि विलोपन विधि से ही आपको सोल्व करना है तो आपको फिर विलोपन विधि का ही यूज करना है,
और अगर आपको प्रतिस्थापन विधि का बोले तो प्रतिस्थापन विधि ही यूज करनी है। परंतु 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर अब अपने को ये चीज तो पता लग गई कि 4 नंबर का ग्राफ आएगा, उसके बाद में 2 प्रश्न 1-1 नंबर के आएंगे। तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन में वो आपको डायरेक्ट है वो विलोपन विधि का या प्रतिस्थापन विधि का नहीं बोलता है, तो आपको सिर्फ हल करने का बोलेगा। तो आप अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से हल है इसको कर सकते हैं। तो ये था अपना प्रश्न नंबर 2। इसके बाद में है प्रश्न संख्या 3। अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत। अपने को सिर्फ इतना बताना है संगत है या असंगत। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और इस बार भी एग्जाम के अंदर ये पूछा जाएगा। तो इसके अंदर किस किस प्रकार के प्रश्न है वो पूछ लेता है। तो सबसे पहले तो अपने बात करेंगे संगत और असंगत क्या होता है। तो देखो, अगर दो अपने पास में रेखिक समीकरणें हैं तो वो उनसे अपने पास में 3 प्रकार की कंडीशनें हैं वो बनती हैं। तो उनकी सबसे पहले अपनी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली जो है वो है समांतर की, यानी दो रेखाएं हैं वो क्या हो, समांतर हो, पैरेलल। अगर दूसरी कंडीशन की बात करें तो वो एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। और तीसरी कंडीशन की बात करें तो उनको अपने बोल सकते हैं संपाती। ठीक है, इन तीनों के अगर अपने लाइन ड्रॉ करें तो कैसे होगा, समांतर के अंदर जैसे एक लाइन ये जा रही है और दूसरी जो लाइन है वो बिल्कुल इसके समांतर पैरेलल जा रही है, इनके दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या है, समान है। प्रतिच्छेद के अंदर क्या होगा, दो लाइनें एक दूसरे को क्या है, किसी एक बिंदु के ऊपर क्या कर रही है, कट कर रही है। ये जो बिंदु है इस एक ही बिंदु पर क्या कर रही है, कट कर रही है। संपाती के अंदर क्या होता है, जो अपनी पहली लाइन है वही सेम दूसरी लाइन है, यानी एक दूसरे को ओवरलैप है वो कर रही है। तो ये जो है वो कंडीशन क्या कहलाती है, संपाती। अब इन तीनों कंडीशनों से अपने समझते हैं कि संगत है या असंगत। तो देखो, संगत क्या होता है, संगत का मतलब क्या होता है कि अगर दो रेखिक समीकरणों से जो रेखा बनती है अगर वो मिलती है, यानी मिलना, यदि वो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिलती है तो वो कंडीशन है वो संगत कहलाती है। तो संगत के अंदर देखो, इनमें ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को मिलती है तो प्रतिच्छेद की जो कंडीशन होगी वो संगत कहलाएगी। तो संगत के अंदर एक तो आ जाएगा अपने पास में प्रतिच्छेद। उसके बाद में संगत के अंदर एक कंडीशन आएगी अपने पास में संपाती। तो संपाती और प्रतिच्छेद है, इनके अंदर दोनों रेखाओं का मिलान होता है। तो इसका मतलब ये जो दोनों कंडीशनें हैं वो आएगी संगत के अंदर। समांतर की बात करें तो ये दोनों रेखाएं, इनको चाहे कितना भी अपने आगे बढ़ा दें तो ये दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी, और न काटेगी तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है वो असंगत कहलाती है। तो असंगत के अंदर अपने पास में मात्र एक कंडीशन आती है, कौन सी आएगी, वो होगी समांतर की, पैरेलल लाइन। तो ये अपने पास में जो समांतर की कंडीशन है वो किसके अंदर जाएगी, असंगत के अंदर। अब समीकरणों को देखने के बाद में अपने को पता कैसे चले कि ये समांतर है, प्रतिच्छेद है या समपाती है। ठीक है, तो अपने पास में इसने बोला है अनुपात A1 A2 B1 B2 और C1 C2, इनको की तुलना करके अपने को बताना है। तो सबसे पहले अपने बात करें कि जो दो चरों वाली रेखिक समीकरण होता है उसका वास्तविक रूप होता है AX प्लस BY प्लस में C और बराबर में होता है 0। ठीक है, ये इसका वास्तविक रूप होता है कि x के साथ में कोई इसका गुणांक होगा, y के साथ में इसका कोई गुणांक होगा और c जो है इसकी अचर राशि होगी। तो ये वास्तविक रूप होता है, इससे अपने इसकी तुलना करेंगे। वैसे ही ये जो है ये पहली समीकरण है तो इसके अंदर A1 आ जाएगा, B1 आ जाएगा और C1 आ जाएगा। तो पहली समीकरण में अगर देखेंगे तो A1 B1 और C1 के मान आ जाएंगे, और अगर दूसरी समीकरण में अपने इनको देखेंगे तो इसको बोलेंगे A2X B2Y और प्लस में आ जाएगा C2 और बराबर में रहेगा अपने पास में 0। तो इनकी अपने तुलना है वो करेंगे। तो सबसे पहले अगर मान रखें A1 का मान, तो A1 का मान क्या होता है, जो x के साथ वाली संख्या होती है पहली समीकरण में देखना है तो 3। B1 का मान अपने पास में कितना है, तो y के जो साथ में है वो
B2। तो B1 का मान है वो अपने पास में हो जाएगा 2। इसके बाद में C1 का मतलब क्या है, ये जो बराबर से इधर होना चाहिए, तो बराबर से इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 5 है वो इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा। तो C1 का जो मान है वो होगा माइनस का 5। इसी प्रकार दूसरे में अपने देखते हैं तो A2 का मान है वो 2 हो जाएगा। B2 का मान वो हो जाएगा अपने पास में माइनस का 3। अब देखो इसमें माइनस भी साथ में लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है। और C2 इसका मान कितना हो जाएगा अपने पास में, ये इधर आना चाहिए तो ये प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा, तो C2 का मान है माइनस का 7। अब अपने तीन कंडीशनें की बात की थी तो इनके इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं प्रतिच्छेद की। प्रतिच्छेद में क्या होता है, यदि A1 बटा में A2 बराबर नहीं हो B1 बटा में B2 के, तो वो कंडीशन प्रतिच्छेद कहलाती है। और इसका प्रतिच्छेद में मात्र एक हल होता है, एक हल। और इसको अपने अद्वितीय हल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपने, अद्वितीय, जिसके जैसा कोई दूसरा न हो, तो एक हल या अद्वितीय हल, ठीक है। दूसरी कंडीशन अपने बात करें तो वो होती है समांतर की। तो समांतर की अगर बात करें तो वो कैसे पता लगेगा, यदि A1 बटा में A2 का मान बराबर हो B1 बटा में B2 के, परंतु बराबर नहीं हो C1 बटा में C2 के, तो वो कंडीशन हमेशा समांतर कहलाएगी। और इसके अंदर कोई हल विद्यमान नहीं होता, कोई हल विद्यमान नहीं। अब देखो, जब दो समांतर रेखाएं होगी एक दूसरे को कहीं काटेगी नहीं, तो फिर कोई हल होगा ही नहीं, ठीक है। तो समांतर से पता लग जाएगा। प्रतिच्छेद में दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती है तो इसका एक ही हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। और तीसरी संपाति। संपाति का मतलब क्या है कि दोनों जो रेखाएं हैं वो ओवरलैप कर रही है एक दूसरे को, यानी प्रत्येक बिंदु पर, यहाँ भी मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है, यहाँ भी, प्रत्येक बिंदु पे मिल रही है। तो इसमें A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 और बराबर होगा C1 बटा में C2। इसका मतलब क्या है कि तीनों आपस में बराबर होंगे और इसके अंदर अपने बताएंगे अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो देखो, अनेक हल हैं इसके अंदर, अपने संख्या है वो ज्ञात नहीं कर सकते कि कितने हल है। तो अब इस क्वेश्चन में अपने को पूछा है कि संगत है या असंगत। तो अपने इसको चेक करते हैं। तो A1 B1 और C1 का मान ले लिया, A2 B2 और C2 का भी मान है वो अपने ले लिया। तो इसमें अपने पुट करके देखते हैं, A1 का मान बटा में A2 का मान, एक बार बराबर का निशान लगा लिया, फिर B1 का मान और बटा में B2 का मान। अब पहले ये चेक करो कि क्या ये दोनों बराबर है। 3/2 क्या बराबर होता है 2/3 के? वैसे भी देख लो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव संख्या है, तो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। तो नहीं हो सकते तो इसका मतलब क्या लगाएंगे कि बराबर नहीं है। और अगर पहले दोनों ही बराबर नहीं होंगे, यानी A1 बटा में A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा में B2 के, तो कौन सी कंडीशन लगेगी, प्रतिच्छेद की। तो इसके अंदर कौन है, प्रतिच्छेद की कंडीशन है अप्लाई हो रही है। तो प्रतिच्छेद अप्लाई होगा तो इसका क्या होगा, एक हल होगा, एक हल, या अपने इसको बोल देते हैं अद्वितीय हल। उसके बाद में अगर अपने बात करें संगत है या असंगत, तो अपने बात की थी इससे पहले कि अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, मिलती है, तो वो हमेशा किस में जाएगा, संगत में जाएगा। तो ये जो है अपना संगत है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अपने बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। के का मान क्या होगा कि समीकरणों 2x प्लस 4y बराबर 5 व 6x प्लस के वाई बराबर 9 के कोई हल विद्यमान नहीं हो। तो अपने प्रश्न संख्या 3 में बात की थी कि जब कोई हल विद्यमान न हो, तो इसका मतलब जो दो रेखिक समीकरणें हैं तो वो दोनों एक दूसरे की क्या होगी, समांतर। तो समांतर के लिए अपने कौन सी कंडीशन पड़ी थी कि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर नहीं C1 बटा में C2। तो अपने को समांतर
यहाँ पे देखो कोई हल विद्यमान नहीं है, तो कोई हल विद्यमान नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन रहेगी समांतर की। और समांतर में क्या होता है, A1 बटा में A2 बराबर होगा B1 बटा में B2 और बराबर नहीं होगा C1 बटा में C2 का। अब ये जो दोनों समीकरण है इन दोनों से अपने देखते हैं। पहली समीकरण है 2x प्लस 4y और बराबर में 5। तो यहाँ से अपने पास में A1 का मान है वो 2 है, B1 का मान है वो 4 है। ठीक है, दूसरी समीकरण है, उस दूसरी समीकरण को और लिख लेते हैं अपने। तो वो है 6x प्लस में ky और बराबर में है 9। तो इसमें A2 का मान है वो 6 है और B2 का मान है वो अपने पास में k है। अब अपने को k का मान ज्ञात करना है, तो c को लेने की जरूरत नहीं है, तो अपने पास में A1 और B1 और A2 B2 से ये मान है वो आ जाएंगे। तो अब अपने को इतने फॉर्मूला पर्याप्त है। ठीक है, k के मान ज्ञात करने के लिए। तो A1 का मान इसमें पुट करेंगे तो A1 का मान 2 अपॉन में A2 का मान 6 बराबर है k और अपॉन में आ जाएगा, सॉरी 4 अपॉन में आ जाएगा k। B1 का मान 4 है और B2 का मान है वो k है। अब इनका तिरछा गुणा करवाएंगे, तो 2 का गुणा k से करवाएंगे 2k बराबर ये आ जाएगा 24। तो k की वैल्यू आ जाएगी 24 अपॉन में 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। ये अपना हो जाएगा आंसर। तो k की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 12। तो अगर k का मान 12 होगा तो ये जो दोनों समीकरण है इनका कोई भी हल है वो विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से कौन सा युग्म समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 6 को संतुष्ट करता है। अपने को बताना है कि ये जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा जो युग्म है वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब कि इस समीकरण में अपने x और y के मान रखें तो बराबर में अपने पास में क्या आना चाहिए 6। तो अपने को ऑप्शंस में से अपने लेके और चेक कर लेते हैं। अगर x की जगह जो पहला मान होता है वो x का होता है, दूसरा मान y का होता है, तो x की जगह अगर मैं 1 पुट करूं तो यहाँ पे 1 रखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे y की जगह 2 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 2 और प्लस में 2, तो ये तो 4 बनेगा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो अपना गलत है। दूसरा ऑप्शन लेके देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ 2 पुट करूंगा और इसकी जगह अपने 1 पुट करते हैं तो ये अपने पास में आएगा 4 और प्लस में 1 5, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो दूसरा ऑप्शन भी अपना गलत है। तीसरा ऑप्शन अपने देखते हैं, तो 2x की जगह 2 आएगा, प्लस में y की जगह भी 2 आएगा और बराबर में अपने पास में दे रखे हैं 6। तो 2 का 2 से मल्टीपल किया 4 प्लस में 2 और बराबर में 6, तो 4 और 2 6 ही तो होते हैं ना। तो इसका मतलब ये जो अपना ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। अगर इसकी चर्चा करें तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और प्लस में 1 तो 3 होगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये अपना ऑप्शन नंबर सी है, वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है। तो इसमें अपने चर्चा की थी कि एक एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न आएगा ग्राफीय विधि से जो 4 नंबर का आएगा। तो अपने 5 क्वेश्चन छोटे छोटे किए हैं जो एक एक नंबर के अंदर पूछ सकता है, इनसे बाहर क्वेश्चन है वो नहीं पुटअप करेगा आपसे। और इसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करेंगे, वो करेंगे आलेखीय विधि यानी ग्राफीय विधि की। वो आएगा अपना प्रश्न नंबर 6। इसके बाद में अपने बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 है, मोहन 3 पेंसिल व 1 पेन 10 रुपए में तथा सुमित 2 पेंसिल व 3 पेन 16 रुपए में खरीदता है, तो आलेखीय विधि से 1 पेंसिल व 1 पेन का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। अपने को इसके अंदर प्रॉपर दे रखा है कि आलेखीय विधि से ही इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो अपने को इसकी रेखिक जो समीकरण है वो बनानी पड़ेगी और उसके बाद में अपने इसको सोल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर अपने मोहन की बात करें तो मोहन ने क्या है 3 पेंसिल व 1 पेन खरीदा है, तो अपने पेंसिल को x मान लेते हैं और पेन को y मान लेते हैं। माना 1 पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए, तो 1 पेंसिल का मूल्य वो अपना x रुपए हो गया। उसके बाद में लिखेंगे 1 पेन का मूल्य, वो अपने पास में हो जाएगा y रुपए। तो अपने पास में 1 पेंसिल व 1 पेन का मूल्य है वो आ गया है।
इसके बाद में अपने को मोहन के लिए जब अपने इक्वेशन तैयार करेंगे तो क्या करेंगे, 3 पेंसिल है तो एक पेंसिल का अगर मूल्य अगर x रुपए है तो 3 पेंसिलों का हो जाएगा 3x। फिर प्लस में एक पेन का मूल्य y रुपए है और इसने मोहन ने एक ही पेन खरीदा है तो अपने लिख देंगे y, और इनका जो टोटल मूल्य है वो है 10 रुपए। तो ये अपने पास में समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। उसके बाद में समीकरण नंबर 2 सुमित के लिए अपने लिखेंगे। तो सुमित के लिए क्या होगा, 2 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x है तो 2 पेंसिलों का हो जाएगा 2x। प्लस में 3 पेन, तो एक पेन का मूल्य y है तो 3 पेन का हो जाएगा 3y, और बराबर में टोटल जो इसका मूल्य है वो है 16 रुपये। तो ये अपने पास में सबसे पहले 2 समीकरण है वो तैयार हो जाएगी। हो सकता है एग्जाम में आपको ऐसे समीकरण बना के दे दे और उनको सोल्व करके और अपने को आलेखीय विधि से उसका हल पूछे, और हो सकता है अपने को समीकरण है वो बनानी भी पड़े। तो इस प्रकार अपने इसकी इक्वेशन है वो तैयार कर लेंगे। उसके बाद में जब इनको आलेखीय विधि से सोल्व करेंगे तो अपने को सबसे पहले इसकी एक सारणी तैयार करनी पड़ेगी। वो कैसे तैयार करते हैं देखो। तो सबसे पहले अपने लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1, तो समीकरण 1 अपने को दे रखी है 3x प्लस वाई और बराबर में 10। इसकी जब अपने टेबल तैयार करेंगे तो टेबल तैयार करने के लिए अपने को क्या है, x या y के अपने को मान लेने पड़ेंगे। तो एक का मान तो अपने रखेंगे और दूसरे का मान अपने निकालेंगे। और थोड़ा ये ध्यान रखें कि ये जो मान है वो पूर्ण संख्या में ही आए, ऐसे ना आए 1.5 1.7, तो वो फिर अपने को ग्राफ में रखना है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने को पूर्ण संख्या के अंदर ही ये संख्या आए तो अच्छी रहेगी। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। तो अपने इसको ऐसे भी बना सकते हैं, y बराबर 10 माइनस 3x। ठीक है, इस 3x को मैं उधर लेके गया। अब अपने x का मान है वो पुट करते जाएंगे और अपने पास में y का मान है वो आ जाएगा। जैसे मैंने x का मान है वो सबसे पहले 1 रखा, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो। ठीक है, 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 और 10 में से 3 घटाएंगे तो 7। 7 थोड़ा सा क्या है, बड़ा मान है, तो अपने इसको और छोटा कर लेते हैं। तो अपने x का मान है वो 2 रख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं x बराबर 2 से। तो x का मान 2 रखा तो y बराबर 10 माइनस में 3 और ब्रैकेट में 2 रख दिया। तो 3 दूनी अपने पास में 6 हो जाएगा। तो y का मान आ जाएगा 10 माइनस 6 बराबर में 4। अब ये मान अपने इस समीकरण में सारणी में रखते जाएंगे। तो x का मान 2 रखा तो अपने पास में y का मान है वो 4 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार एक मान और रख के देख लेते हैं। तो x का मान अपने 3 पुट कर लेते हैं। तो x बराबर 3 से, तो y बराबर 10 माइनस 3 और ब्रैकेट में यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो 3 तिया 9, तो y बराबर 10 माइनस 9, तो इसका मान आ जाएगा 1। तो जब x का मान अपने 3 पुट किया तो y का मान अपने पास में आ गया 1। तो इस प्रकार अपने एक सारणी है उसके मान, एक सारणी को तैयार है वो कर लिया पहली समीकरण से। ये अपना पहला समीकरण था कि x का मान 2 रखने पर y का मान 4 आया और x का मान 3 रखने पर y का मान 1 आया। ये जो बिंदु है कोऑर्डिनेट निर्देशांक है, इनको अपने जब ग्राफ में रखेंगे तो उससे अपने को एक रेखा है वो प्राप्त होगी। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं समीकरण नंबर 2 की। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो समीकरण 2, तो समीकरण 2 अपने को दे रखी है 2x प्लस 3y और बराबर में 16। तो 3y को उस साइड में ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 2x बराबर 16 माइनस में 3y। ठीक है, अब यहाँ से अगर 2 को उसके भाग में लेके जाना है तो लेके जा सकते हो, वरना यहीं से सोल्व कर सकते हो। तो अपने अब y का मान पुट करेंगे और अपने पास में x का मान है वो आ जाएगा। और ये टेबल मैं थोड़ा यहीं बना देता हूँ। चलो यहाँ बना देता हूँ। ये तो है समीकरण 1 का, और इधर मैं लिख देता हूँ समीकरण 2 का। तो ये अपने पास में यहाँ टेबल बना सकते हैं। आप 2 भी मान ले सकते हैं और 3 भी मान है वो ले सकते हैं। तो एग्जाम में थोड़ा टाइम कम होता है तो आप 2 मान से भी इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें अगर y का मान मैं 1 लूँगा तो 16 माइनस 3 होगा, और 16 में से 3 घटाएंगे तो 13। फिर ये जो 2 है इसको भाग में लेके जाएंगे तो अपना आंसर है वो 6.5 आएगा। तो 6.5 अपने को थोड़ा सा कठिन हो जाएगा ग्राफ में रखना, इसलिए अपने 1 नहीं लेते, 2 लेके देख लेते हैं। तो y बराबर 2 से,
तो y का मान 2 दिया, तो अपने पास में आएगा 2x बराबर 16 माइनस में 3 और ब्रैकेट में 2, तो ये अपने पास में आ जाएगा 3 माइनस 2, तो ये 6 हो जाएगा। तो 16 माइनस 6, तो अपने पास में बचेगा 10। और ये किसका मान आया है? 2x का, तो x का मान आ जाएगा 5। तो y का मान 2 रखने पर, ध्यान रखना y के आगे रखना है अपने को, y का मान 2 रखने पर x का मान है वो 5 हो जाएगा। अब 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 16 में से 9 घटाएंगे तो अपने पास में 7 बचेगा, और 7 में फिर 2 का भाग देंगे तो ये फिर पॉइंटों में आएगा। तो अपने 3 ने रख के 4 रख लेते हैं, तो y बराबर 4 से, तो 2x बराबर 16 माइनस 3, और यहाँ पे आ जाएगा y की जगह 4, तो 4 तिया 12, तो 16 में से 12 घटा देंगे तो अपने पास में बचेगा 4। ये मान आया वो 2x का है, और 2x बराबर 4 है, तो x का मान अपने पास में आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ जब y का मान अपने 4 पुट किया है तो अपने पास में x का मान है वो 2 प्राप्त हो गया। अब अपने पास में क्या हो गया, दोनों जो समीकरणें थी उन दोनों की सारणी है वो तैयार होगी। उसके बाद में अपने बात करेंगे ग्राफ की। अब इनको ग्राफ में कैसे सोल्व करना है, तो ग्राफ में सोल्व करने के लिए पहले थोड़ा ग्राफ को देख लेते हैं अपने। तो इस प्रकार आपको बड़ी सफाई से पहले ग्राफ है उसको तैयार करना है। ग्राफ के अंदर ये आपका x एक्सिस आ जाएगा, ये आपका y एक्सिस आ जाएगा। अब देखो जो अपने पॉइंट थे वो 2, 4, 5 के आसपास थे, तो अपने एक एक करके इनको मान लिया। ठीक है, अगर बड़े पॉइंट आए तो उनको फिर बड़े है वो अपने को शो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हो सकता है 2 2 भी आपको लेना पड़े गैप, हो सकता है 4 4 का भी गैप लेना पड़े। तो इस प्रश्न में अपने को एक एक गैप है वो पर्याप्त रहेगा। तो ये इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये बीच में है वो है मध्य बिंदु, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। ये अपना पूरा है वो x अक्ष है, इस साइड में पॉजिटिव है और इस साइड में नेगेटिव है, ऋणात्मक। ये अपना y अक्ष है, ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक हो जाएगा। ये बड़ा जरूरी है पैमाना, तो पैमाना जो है वो अपने को लिखना जरूरी है। देखो इसमें अपने x और y है उसको रुपए माने थे कि पेंसिल का मूल्य क्या है, पेन का मूल्य क्या है। तो देखो x अक्ष पर अपने लिया है पैमाना वो एक, जो ये सेंटीमीटर होता है तो 1 सेंटीमीटर है, उसको अपने 1 रुपये के बराबर मानना है। तो ये आपको पैमाना है वो जरूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि वरना आपका आधा नंबर है वो एग्जामिनर है वो काट लेगा। तो ध्यान रखना x अक्ष पर अपने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 रुपया, और y अक्ष पर भी अपने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 रुपया लिया है। तो ये आपको जरूर है वो लेना है। इसके बाद में अपने अब जो सारणी दोनों बनाई थी उससे अपने रेखा है वो खींचते हैं। मैंने जो दोनों सारणियाँ हैं वो यहीं पे मेंशन कर दी है। ये तो अपना पहला समीकरण था, ये इसकी सारणी है। ये अपना दूसरा समीकरण है और ये उसकी सारणी है। इधर अपना पैमाना आ गया। तो अब अपने सबसे पहले जो पहला है समीकरण नंबर 1 उसको इसके अंदर है वो शो करते हैं। तो देखो पहले समीकरण में अपने को x का मान तो 2 है और y का मान कितना लेना है 4। तो अब अपने ग्राफ में देखते हैं। तो देखो x का मान 2, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बीच में मध्य बिंदु पे आना है, जिसको मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ से आने के बाद में देखो x पर अपने को 2 कदम चलने हैं, यानी 2 यूनिट x की ओर चलने हैं। तो ये अपना x अक्ष है, और कहाँ चलेंगे, x का मान पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो अपने इधर 2 कदम चलेंगे। ठीक है, यहाँ पहुँच गए। इसके बाद में y के लिए अपने को 4 कदम चलना है। ये देखो 4 कदम, तो y ऊपर की ओर है पॉजिटिव, तो अब यहाँ 2 से अपने को 4 कदम ऊपर चलना है। तो 1 2 3 और 4, तो ये अपना पहला बिंदु है वो आ जाएगा। तो आपको एग्जाम में भी ऐसे करना है जब अभ्यास करो, और एग्जाम के अंदर भी आपको बिल्कुल सफाई से इसको पूरा करना है। तो ये जो निर्देशांक है इसके अपने लिख देते हैं 2,4। उसके बाद में दूसरा बिंदु है, x का मान तो 3 है और y का मान 1 है। तो x की ओर तो 3 कदम चलेंगे, फिर y की ओर 1 कदम चलेंगे। तो ये अपना जो पॉइंट है वो आ जाएगा। तो इसको अपने लिख देंगे 3,1। अब इन दोनों को स्केल की सहायता से अच्छे से मिला देना है। तो अब इनको अपने मिला देते हैं, और ध्यान रखें थोड़ा लाइन है वो बिल्कुल अच्छे से इनको ग्राफ में अच्छे से दिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपने आ गई समीकरण नंबर 1 की जो लाइन है वो। ठीक है, दोनों बिंदु
अब इसके ऊपर अपने इस समीकरण को भी लिख देते हैं कि ये कौन से समीकरण का है। तो ये है अपने पास में 3x प्लस वाई और बराबर में 10। तो ये अपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप लोगों को भी एग्जाम के अंदर इसको मेंशन करना है। अब दूसरे बिंदु की बात करें, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में पहला है x का मान 5 है और y का मान 2 है। तो x का मान 5 ये रहा, y की ओर 2 कदम चलने हैं, तो ये अपना पॉइंट है वो आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा बिंदु है x का मान 2 है और y का मान 4 है। तो x का मान 2 और y का मान 4 है, तो यही बिंदु आ गया सेम। तो वापस से इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब दोनों को अपने को आपस में मिलाना है, तो इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। ठीक है, और यहाँ आपने लिख देंगे ये जो बिंदु था वो 5,2 था। और इसका भी अपने समीकरण लिख देते हैं। तो दूसरा जो लाइन है इसका समीकरण क्या है? इसका समीकरण था 2x प्लस में 3y और बराबर में अपने पास में 16। तो ये इसका समीकरण है वो आ गया। अब देखो ये अपना ग्राफ तो बन गया, आलेखीय विधि से अपने हल भी कर लिया और अपना जो उत्तर आया है वो ये आया है। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है 2,4 पर, वही अपना मान है। तो अपने इसमें अपने यहाँ पेंसिल से मेंशन कर देते हैं, या आप पेंसिल से कर देना, मैं इसको पेन से मेंशन कर देता हूँ। तो अपना जो इसका हल आया है, ठीक है, हल जो बिंदु है वो क्या है? वो है अपना 2,4। इसका मतलब x का मान है वो तो कितना है? 2, और जो y है उस y का मान कितना है अपने पास में? 4। तो x का मान 2, x अपने क्या माना था? पेंसिल का मूल्य, और y माना था वो अपने पेन का मूल्य माना था। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया? एक पेंसिल का मूल्य वो अपने पास में हो गया 2 रुपये। ठीक है, और एक जो पेन है उस एक पेन का मूल्य वो आ जाएगा अपने पास में 4 रुपये। अब देखो अपने को इस क्वेश्चन में दे रखा था कि एक पेंसिल और एक पेन का कुल मूल्य कितना है। ठीक है, तो देखो एक पेंसिल का 2 रुपये और पेन का 4 रुपये, तो दोनों का एक एक का है वो कुल मूल्य कितना हो जाएगा? तो 2 और 4 6 रुपये। तो लिख देंगे अपने एक पेंसिल व एक पेन का कुल मूल्य 6 रुपये है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि एक पेंसिल व एक पेन का मूल्य कितना है, तब आप यहाँ तक छोड़ सकते हो। और अगर आपसे कुल मूल्य पूछे तो आपको इसको पूरा करना पड़ेगा, वरना आपका एग्जाम के अंदर है वो मार्क्स है वो कट जाएगा। ठीक है, तो एक पेन और एक पेंसिल का जो कुल मूल्य है वो 6 रुपये हो जाएगा। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा जो कट हो गया था वो मेंशन कर दिया है। तो ये थी अपनी यूनिट नंबर 3। तो आपको इसमें थोड़ा सा ग्राफीय विधि पे ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी एक एक नंबर के क्वेश्चन है जो अपने किए हैं उसमें से आ जाएगा। और हो सकता है आपको ग्राफीय विधि आलेखीय विधि के अंदर थोड़ा सा समीकरणों को चेंज करके दे दें, तो आपको इसका अभ्यास है वो ज़रूर करना है। और एग्ज़ाम के अंदर 100% यहाँ से क्वेश्चन है वो पुटअप होते हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें इस वीडियो को। अपने ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी ओर ही ध्यान दिया है, ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर है कुछ अच्छा कर सकें। धन्यवाद।